हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें अपन ज्योग्राफी के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं चैप्टर वाइज ले रहे हैं और कंप्लीट रिवीजन अपन करने वाले हैं एग्जाम से पहले। तो ये जो चैप्टर है इसमें अपन जो आपकी सेकंड बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है भारत में जनसंख्या वितरण आदि, तो उसमें से अपन ने जो लघुतरात्मक और निबंध अति लघुतरात्मक जो प्रश्न है वो लिए, क्योंकि आपके इसमें से लघुतरात्मक प्रश्न एक पूछा जाएगा। तो आज इसी का अभ्यास करेंगे और साथ ही साथ जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है उसका भी, ताकि अगर कोई इससे मिलता जुलता प्रश्न भी आ जाए तो उसको आप कर सकें अगर आपने कंप्लीट चैप्टर पढ़ रखा है तो। ठीक है, तो आइए करते हैं अभ्यास। पहला प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों का विवेचन कीजिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले दो कारक इस प्रकार हैं। अब आपको पता होगा, एक तो है जलवायु और दूसरा है धरातलीय स्वरूप। तो दोनों का जो है उसका विस्तार से आप वर्णन इस प्रकार करेंगे। पहले बात करेंगे अपन जलवायु की। तो भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु सर्वाधिक प्रभावशाली कारक है। अब देखिए कि जलवायु जो है ना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक। जहाँ पर अनुकूल जलवायु रहेगी वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या पाई जाएगी, जहाँ पर प्रतिकूल जलवायु दशाएं पाई जाएगी वहाँ पर कम जनसंख्या निवास करेगी। तो आपको इसमें लिखना है कि अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र का जहाँ जनसंख्या का उच्च वितरण दर्शाते हैं, वहीं कठोर जलवायु वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान के थार मरुस्थल और हिमाचल प्रदेश के हिमाचल के जो उच्च पर्वतीय भाग हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर जनसंख्या विरल जो है वो पाई जाती है। और जो थार का मरुस्थल है जहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ती है तो वहाँ पर भी विरल जनसंख्या पाई जाती है। तो जलवायु जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है जनसंख्या वितरण के लिए। दूसरा है धरातलीय स्वरूप। धरातलीय स्वरूप से तात्पर्य है कि जहाँ भूमि जैसे मान लो उपजाऊ है, मैदानी भूमि है या फिर पर्वतीय पठारी भूमि है, तो इसके हिसाब से भी जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। तो दूसरा जो कारक है वो लिखेंगे धरातलीय स्वरूप। भारत के मैदानी भागों में कृषि योग्य भूमि की पर्याप्त उपलब्धता, परिवहन मार्गों का समुचित विकास और जलीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता के कारण जनसंख्या का विशाल जमाव मिलता है। दूसरी ओर भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग और उत्तर के पर्वतीय भाग अपेक्षाकृत विरल जनसंख्या रखते हैं। कारण है कि धरातल के कैसा है, किस प्रकार का है, तो उसके हिसाब से जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। तो ये हमने पहला प्रश्न देखा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। ध्यान से पढ़िएगा और इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा, क्योंकि आगे भी हमने इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लेने का प्रयास किया है। आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत की युवा नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अब देखो, छोटा प्रश्न अगर इसमें से बनता है ना, हालांकि आएगा तो लघुतरात्मक प्रश्न ही आएगा, पर हो सकता है छोटा प्रश्न पूछ लिया जाए, रिक्त स्थान में कहीं से भी आ सकता है प्रश्न। तो अगर प्रश्न पूछता है कि भारत में युवा नीति कब घोषित की गई, तो आप लिखेंगे कि सन 2014 में भारत में युवा नीति घोषित की गई थी। अब ये युवा नीति जो 2014 में भारत सरकार ने घोषित की, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो आप लिखेंगे कि सन 2014 में भारत में आरंभ की गई भारत सरकार की युवा नीति का मुख्य उद्देश्य था युवा और किशोर जनसंख्या का समग्र विकास करना। जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उसका समग्र विकास करना इस युवा नीति का मुख्य उद्देश्य था। साथ ही निर्णय लेने में युवाओं की प्रभावी भागीदारी और एक सुयोग्य नेतृत्व के उत्तरदायित्व की भावना को सशक्त बनाना भी था। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य ये था कि इस नीति में महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया, ताकि पुरुषों और महिलाओं की स्थिति में समानता स्थापित की जा सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। लघुतरात्मक, निबंधात्मक और रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है कि 1901 से लेकर के 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रुद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था क्यों कहा जाता है। ये जो दो दशक थे वो 1901 से लेकर के 1921, विशेष करके 1911 से 1921 वाली जो अवधि थी, 1911 से जो 21 वाला जो दशक था, इसमें भारत में जनसंख्या में एक प्रकार से एक गिरावट आई थी, है ना, ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। यही एकमात्र ऐसा दशक था। तो क्या कारण है कि ये जो दशक है
इसे रुद्ध अवस्था या फिर स्थिर प्रावस्था कहा जाता है भारत में जनसंख्या वृद्धि का। तो आप लिखेंगे कि 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की रुद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था कहलाती है, क्योंकि इस अवधि के दौरान जनसंख्या वृद्धि अत्यधिक निम्न थी। 1901 से 1921 की अवधि के दौरान जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। मतलब समझ में आया होगा आपको कि पहली बार जनसंख्या न बढ़ी थी बल्कि घटी थी, है ना। बाकी हर दशक में जनसंख्या बढ़ रही थी, लेकिन ये एक ऐसा दशक था जिसमें जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी, मतलब कि जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटी थी। तो इसका कारण क्या है? जन्म और मृत्यु दर दोनों ऊंची थी, जिससे वृद्धि दर निम्न बनी रही। मतलब उस समय जन्म दर भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मृत्यु दर भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो जन्मने से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी उस समय। तो ये एक कारण था। दूसरा था निम्न चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं। तो उस समय इतनी स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाएं नहीं थी, और दूसरा निरक्षरता भी थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताओं का अपर्याप्त वितरण था। तो इस अवधि के दौरान उच्च मृत्यु दरों के लिए मुख्य रूप से ये सारी चीज़ें उत्तरदायी थी, और इसीलिए इस दशक में भारत में, ये 2 दशकों में भारत में जो है वो जनसंख्या ऋणात्मक रही थी। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए, ध्यान से पढ़ना, इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और आपकी परीक्षा में इसमें से प्रश्न निश्चित रूप से बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए 3 प्रकार के श्रमिक पाए जाते हैं भारत में, तो आपको लिखना है कि मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक में अंतर इस प्रकार है। पहला होता है मुख्य श्रमिक। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति कहलाता है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिनों तक आर्थिक दृष्टि से लाभकारी कार्य में लगा हुआ हो। अगर ऐसा होता है तो वो मुख्य श्रमिक कहलाता है। दूसरा होता है सीमांत श्रमिक, कि वह श्रमिक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति कहलाता है जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन कार्य जो वो करता है। और नेक्स्ट होता है तीसरा अश्रमिक। तो अश्रमिक वह व्यक्ति होता है जो वर्ष भर अपनी आजीविका के लिए कोई कार्य नहीं करता है, अपने भरण पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, इसीलिए इसे आश्रित जनसंख्या भी कह सकते हैं। विशेष करके जो बच्चे होते हैं, है ना, और जो 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग होते हैं वो आश्रित जनसंख्या के अंदर आते हैं। अगला हमारा 5वां प्रश्न है, भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो देखिए आपको याद होगा कि वैसे तो अगर बात करें तो भारत में 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन अगर संपूर्ण जनगणना की बात करें या व्यवस्थित तरीके से भारत की पहली जनगणना कौन सी हुई थी, तो आप लिखेंगे कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना सन 1881 ईस्वी में हुई थी, और उस दौरान भारत में जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड रिपन। प्रिय विद्यार्थियों, हम भूगोल के चैप्टर फर्स्ट जो है सेकंड बुक का, क्योंकि हम चैप्टर वाइज आगे रिवीजन करने वाले हैं, आइए जो शुरुआत करिए हमने कंप्लीट चैप्टर वाइज लेंगे, और जैसे आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे उसके हिसाब से मैं यहाँ पे क्वेश्चंस तैयार करके आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। तो ये जो अपन जो कर रहे हैं इस वीडियो को, अगर आप कंप्लीट इसी प्रकार की और सीरीज़ अगर आप चाहते हैं एक साथ सारे के सारे वीडियोज़, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मिलेंगे ऑनलाइन टेस्ट, वहाँ पर आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे, वहाँ पर कंप्लीट PDF मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सब कुछ आपको एक ही स्थान पर मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे रेगुलरली 2 लाइव क्लासेस होती हैं क्लास 12th के लिए, एक मॉर्निंग में 6 बजे और दूसरी इवनिंग में 8 बजे। तो अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन 6वां प्रश्न देखते हैं, भारत में जनसंख्या घनत्व की स्थानिक भिन्नता देखने को मिलती है। मतलब ये होता है कि स्थान विशेष पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है और किसी स्थान पर जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है, तो इसे स्थानिक भिन्नता कहते हैं। तो भारत में ऐसी देखने को मिलती है। कथन को स्पष्ट कीजिए। तो बताइए कि भारत में कहीं पर ज़्यादा जनसंख्या और कहीं पर कम जनसंख्या है, ऐसा आपको लिखना है। तो देखिए लिखेंगे कि भारत में जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य होता है किसी एक क्षेत्र विशेष में जनसंख्या और भूमि का जो अनुपात है वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो जनसंख्या घनत्व की स्थानिक भिन्नता देखने को मिलती है। उदाहरण स्वरूप अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो भारत में सबसे कम
17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो निवास करते हैं। और जबकि अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जन घनत्व देखने को मिलता है। तो आप देखिए, एक तरफ तो अरुणाचल प्रदेश है जहां पर मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और दूसरी तरफ दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। तो कितनी भिन्नता है, स्थानिक भिन्नता जो वो देखने को मिलती है। इसी की तरह अगर हम भारत के बाकी राज्यों की बात करें तो आप देखेंगे कि उत्तर भारत के राज्यों में, वैसे पश्चिम बंगाल में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में जो है वो जनसंख्या घनत्व उच्चतर पाया जाता है। राज्यों में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, जहाँ पे 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। इसके अलावा अगर प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों की बात करें तो जिसमें केरल में 859 और तमिलनाडु पे 555 व्यक्ति जो है वो पाए जाते हैं। तो ये जो है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या है, इसे जन घनत्व कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, इसमें मध्यम घनत्व पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय राज्यों और असम को छोड़ करके भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अपेक्षाकृत निम्न जन घनत्व मिलता है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को छोड़ करके शेष केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के उच्च जन घनत्व पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा भारत में जन घनत्व की स्थानिक भिन्नता। नेक्स्ट अपना 7वां प्रश्न है कि जनसंख्या के आकार के संदर्भ में समस्त विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सबको पता है जनसंख्या के आकार के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, और पहला स्थान जो है वो चीन का है, सबको पता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां। भारत में सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 3 सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश बताइए। अब देखिए, आप यहाँ पे लिखेंगे इसका कि 2011 में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार थे। पहला तो है दिल्ली, जैसा कि अभी हमने देखा 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। दूसरा है पुडुचेरी और तीसरा है चंडीगढ़। तो ये 3 सर्वाधिक जन घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश है। इसी तरीके से अगर राज्यों की बात करें तो आप लिखेंगे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये जो है ना, बिहार में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। तो ये राज्य हैं, तो आपको याद रखना है, क्योंकि जो है वो प्रश्न किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार फिलहाल आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। 2001 की कम पूछा जा सकता है, 2011 की ज़्यादा पूछेंगे। और 2021 की जनगणना अभी हुई नहीं है, जो कि होनी थी 2021 में, वो हुई नहीं है। तो आपको 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य और सबसे कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश, ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से अगर याद करते हैं तो निश्चित रूप से आपके बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। मतलब ओवरऑल आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप ये डिपेंड नहीं रह सकते कि कुछ चुनिंदा प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो आप बेटर कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया तैयारी करनी पड़ती है। साल भर की तैयारी आपको जो है 3 घंटे में आपको जो अपना जितना भी बेस्ट है वो देना पड़ेगा, और तभी आप जो है वो बेहतर कर सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। मैं आपको कॉपीज़ भी दिखाता हूँ टॉपर स्टूडेंट्स की, आप लोगों ने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट हैं उनकी 1-1, 2-2, 3-3 कॉपीज़ हमने देखी हैं, और आगे आने वाले वीडियोज़ में भी हम इसी प्रकार की और कॉपीज़ भी देखते रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां। भारत में विशाल आकार किंतु लघु जनसंख्या वाले राज्यों का नाम लिखिए। मतलब भारत के ऐसे राज्य जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से तो बड़े हैं लेकिन उनमें कम जनसंख्या पाई जाती है, ऐसे राज्य आपको बताने हैं। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत में विशाल आकार किंतु लघु जनसंख्या वाला राज्य। हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। तो जन घनत्व बहुत ही कम है, मतलब सबसे कम है। बहुत क्या, भारत में सबसे कम जन घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, जहां पर मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए, सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या की बात करें भारत में तो वो उत्तर प्रदेश में है। तो आप लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अब इसमें अलग अलग टाइप के प्रश्न बनते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य, सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। इन सारी चीज़ों को आप कंपेरेटिवली अगर तैयार करते हैं तो ये सारी चीज़ें तैयार हो जाती है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना 11वां प्रश्न। भारत के अपेक्षाकृत लघु आकार और विशाल जनसंख्या वाले राज्य का नाम बताइए। तो अभी जो हमने ना पिछला जो प्रश्न किया था, जस्ट 2 प्रश्न पहले, उसमें हमने देखा था आकार तो बड़ा है लेकिन जनसंख्या कम है, और अभी हमको क्या करना है कि आकार तो छोटा है लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है। तो ऐसा राज्य है भारत का बिहार। तो बिहार जो है वो भारत का सबसे ज़्यादा बिहार भारत का अपेक्षाकृत लघु आकार और विशाल जनसंख्या रखने वाला राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां कि भारत में 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। और अगला जो प्रश्न है वो है कि भारत में विशाल आकार किंतु लघु जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में विशाल आकार किंतु लघु जनसंख्या रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस तरीके से हमने किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, और इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।